आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, हमने पार्ट बी में 5, 6, 7 कर लिया था, 8 करा था। जी 8 भी कर लिया। 8 भी कर लिया था। अच्छा जी, फिर आज हमें कौन सा करना है? 9 करना है। चैप्टर 9 करना है। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। आपने अभी तक जितनी कलेक्शन के बारे में बात करी, कितनी पेमेंट के बारे में बात करी है, उसमें आपने सिक्योरिटी के बारे में, उसमें आपने कंट्रोल के बारे में बात करी है। यहाँ आप क्या कह रहे हो? अब आपने उन तमाम पेमेंट्स को जो आपने करी थी ऑथराइज होने के बाद, अब उसको रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड करने का फायदा? ताकि वो फ्रॉड वगैरह से बच सके। ताकि फ्रॉड वगैरह से बच सके। हमने अपने पास कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल करना होता है, उसको सिक्योर बनाना होता है, तो हम तमाम मेजर्स लेते हैं ताकि आपका जो इनफ्लो और आउटफ्लो के सर्कुलेशन है वो कंट्रोल रहे, वो सिक्योर रहे, वो एरर फ्री रहे, वो फ्रॉड से या थेफ्ट से बच सके। ठीक है, तो इसका एक एलिमेंट आपके पास कंट्रोल भी है। कंट्रोल करोगे तो आपके पास किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हो, हम ये सीखते हैं। आपके पास एक तरीका कंट्रोल करने का क्या है भाई? आप रिकॉर्डिंग करो। सही है, रिकॉर्डिंग के साथ हमने और भी तरीके समझे थे कि आप और इसको कैसे सिक्योर बना सकते हो, कैश को अगर आपके पास है तो, अगर आप पे कर रहे हो तो उसको और कैसे सिक्योर बना सकते हो, जिनमें से एक एलिमेंट आपका कंट्रोल भी है। कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो? रीड करें क्या लिखा हुआ है इसको, इस पे थोड़ा लाउडली रीड करिएगा, माइक को अपने करीब करके रीड करिएगा। Control over recording payments are important to avoid fraud and to ensure completeness. The bank reconciliation is the most important Reconciliation. control. It's the bank reconciliation. Reconciliation. हम्म। और ये नीचे भी पढ़ना है, नीचे वाला जो इफ एंड अथॉरिटीज पेमेंट। अच्छा, यहाँ जो आपने पढ़ा इससे क्या समझ में आया? कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। पेमेंट्स पे जब आप पेमेंट्स के हवाले से जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो? क्यों कंट्रोल करा जाता है? क्या वजह है? इस पे तो ये लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट होता है कि हम अवॉइड कर सकें फ्रॉड से और यानी फ्रॉड से इंश्योर बच सको कंप्लीटनेस और अपने फ्रॉड से। तमाम जितनी एविडेंसेस हैं वो आपके पास कंप्लीट होंगे, और उस एविडेंस के बलबूते पे आपकी रिकॉर्डिंग, या फिर इन केस अगर कोई एरर हो जाता है वो उससे आप फ्री हो जाते हो, उसको आप सही कर सकते हो। क्लियर है? जिनमें से अच्छा, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जी। हमारे पास एक और टॉपिक आता है, बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ आप अपने पास भी रिकॉर्ड करते हो और बैंक आपके बिहाफ पे भी रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह चैप्टर 11 में इसको रीड करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? If an authorized payment is made and not recorded in the accounting system, then it will be discovered when a bank reconciliation takes place. This is because during the reconciliation, a comparison is made between what is it in the bank journal, journal ledger account and what has passed through the bank account. We will see in detail how it is done in chapter 11. क्या लिखा है? इफ एन अनऑथराइज्ड पेमेंट इज मेड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, then it will be discovered when a bank reconciliation takes place। अगर कोई गलत तरीके से अनऑथराइज वे में वो पेमेंट कर लेता है और उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, जाहिर सी बात है जो गलत काम करेगा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, उसके सबूत छुपाएगा, तो आपको पेमेंट जब डेटा खो गया आपके अकाउंट से, तो ऑब्वियसली जब आपके बिहाफ पे वो रिकॉर्डिंग कर रहा है बैंक, तो जब स्टेटमेंट वो भेजेगा तो वहां से उसकी पकड़ हो जानी है।
ठीक है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द रिकंसिलेशन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन व्हाट इज द कैश बुक। अब ये कैश बुक बेटा बुक ऑफ प्राइम एंट्री वाली नहीं है, ये दूसरी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। कौन, सॉरी, दूसरी बुक ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, सॉरी। ये कौन सी बुक है? जब आप बैंक के थ्रू पेमेंट या रिसीविंग करते हो तो आप अपने पास इस बुक में रिकॉर्ड करते हो, और सेम इसी तरह से बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, आपके बिहाफ पे रिसीविंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट का नाम होता है बैंक स्टेटमेंट। वो हमें हमारी जो, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगर आपको जरूरत ज्यादा है तो वो वीकली भेजेगा, वरना मंथली तो भेजता ही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट और अपने पास ये जो कैश बुक है, इसको मैच करते हैं कि कहाँ एरर है या फिर कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है। इसको आप चैप्टर 11 में इंशाल्लाह और अच्छे से पढ़ोगे। ना फ्रॉड, फ्रॉड क्या मतलब है, यहाँ क्यों हो रहा है, किस तरह से इसको निपट सकते हो? हम्म, हम्म। मानूर। जी। फ्रॉड। और पढ़ना है ये? आप कहाँ गायब होती हो? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखें, कंट्रोल की बात जी। आएगी कि आप रिकॉर्डिंग पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो वहां पे आपने देखा था कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अवॉइड कर सको फ्रॉड से और इंश्योर करो कि तमाम चीजें आपकी कंप्लीट हैं। तो अब मैं ये सवाल कर रही हूँ, फ्रॉड आप जी। किसे कहोगे? कैसे आपके सामने आते हैं और कैसे इस फ्रॉड से निपट सकते हो, कैसे जान छुड़ा सकते हो? कोई ना हाँ। कर सके आप कैसे स्टेप्स बना सकते हो, कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे? बताओ, अपने दिमाग में जो भी आ रहा है वो बताओ। जिस तरह अगर हम फ्रॉड अगर हो गया तो जाहिर सी बात है फिर बैंक को ही बताएंगे माइक कि भाई करीब, ये हुआ है। माइक करीब। मैं कह रही हूँ, जी मैं कह रही हूँ अगर जैसे आप बैंक को ही बताएंगे अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो। बैंक को बताएंगे? बैंक के अलावा भी तो और चीजें होती है ना। जी। आप आप बैंक को तब बताओगे, अच्छा बैंक की तरफ से अगर पेमेंट हो रही है तो वो तो पकड़ में आ जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको लगे कि भाई यहाँ यहाँ से फ्रॉड हो सकता है पेमेंट के हवाले से। यहाँ यहाँ जैसे अगर हम गलत साइन भी हो सकता है अगर जैसे आप चेक के जरिए करें तो। अगर हम इसको सही से या जैसा ना। प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस ना करें तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसको पेमेंट जा रही है, किसने करी है ना। फ्रॉड हो सकता है। जी। हम इसको जी। कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के जरिए, क्योंकि देखो पेमेंट आप कर रहे हो, पेमेंट आप कर रहे हो, उससे मुराद बिजनेस कर रहा है। बिजनेस के पैसे किस किस को जा रहे हैं कैसे पता चलेगा? अगर तो वो कुछ मेयर्स या अपने पॉलिसीज नहीं बनाता तो आपको नहीं पता चलेगा कि बिजनेस का पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इस वजह से क्या करता है, वो ऑथराइज कर देता है पर्सन को। ऑथराइज पर्सन से भी वो एविडेंस मांगता है कि आपने किसको पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट करी है, लाओ भाई दिखाओ। आपने इनवॉइसेस के बदले में पेमेंट करी होगी, या फिर कोई बिल आया उसके बदले में पेमेंट करी होगी, दिखाओ तो अपने एविडेंस, ताकि इस चीज को आप वेरीफाई करवा सको कि हाँ भाई आपने 20,000 कहाँ खर्च करें, 10,000 कहाँ खर्च करें। सही है। और उसको भी एक लिमिट दे दी जाती है कि इतनी पेमेंट आप कर सकते हो, इससे ज्यादा हो गई तो फिर आपको, और जो सीनियर पर्सन है उससे इजाजत लिए बगैर, उनकी साइन लिए बगैर, उनकी अथॉरिटी के बगैर नहीं हो सकती है ये। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, समवन हु मेक्स एन अनऑथराइज्ड पेमेंट टू देमसेल्व्स और अ थर्ड पार्टी। हो सकता है कोई गलत काम कर जाए, उसको अथॉरिटी मिली हुई है तो भाई उसने पेमेंट के तौर पे दिखाया किसी और को, लेकिन पे खुद ले लिया, तब भी क्या होगा, अनऑथराइज्ड है ना ये चीजें। वी विल वांट द पेमेंट टू बी जी। रिकॉर्डेड बट द नेचर ऑफ पेमेंट टू बी हिडन।
Because of the bank reconciliation, it is therefore necessary to ensure the following procedures are in place. अगर फॉर एग्जाम्पल जिसको आपने अथॉरिटी दी हुई है कि आप इनको आप को अथॉरिटी मिली हुई है कि हाँ भाई जो आपके पास दो 5,000 10,000 के इतने के खर्चे आ रहे हैं आप पे कर दो। अब वही 2 नंबर काम करे, वही फ्रॉड करे, कैसे पता चलेगा? रिकॉर्डिंग से। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ आपने पेमेंट करी है। साथ साथ देखो, रिकॉर्डिंग आपके पास भी होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग बैंक भी कर रहा है, ताकि वो भी आपको बता सके कि भाई आपके बिहाफ पे ये चेक आया था तो हमने उनको पेमेंट कर दी। अब आप वहां से पकड़ सकते हो अगर किसी ने गलत तरीके से किसी और को पेमेंट करी होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से। ठीक है, वहां पे पकड़ा जाएगा कि कहाँ किसके अकाउंट में आपने जी। डिपॉजिट करवाया है। अगर आपने सप्लायर की पेमेंट करी है, आपसे बोला गया है कि सप्लायर की पेमेंट थी और उसने गलत बंदे को करी है, तो अकाउंट से पता चल जाता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से मैयर्ड ले सकते हो कि आप फ्रॉड से बच सको? क्या क्या लिखा है? ऑल पेमेंट्स आर ऑथराइज करेक्टली। तमाम पेमेंट्स ऑथराइज पर्सन से इजाजत लेके करी जाए, ऑथराइज होनी चाहिए। प्रॉपर चेक्स आर मेड अगेंस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करें। The person who writes out the check is not the same person who records the payment in the cash book or remittance list. Segregation of duties हमने पढ़ा था। हर एक पर्सन को तमाम ड्यूटीज थमा देना अहमकाना फैसला होता है। इस वजह से आप क्या करते हो, जो पर्सन चेक बना रहा है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, पेमेंट कोई और करेगा। इसी वजह से, ताकि एरर ना हो या फिर फ्रॉड ना हो। At the end of each day, a list of payments for that day is submitted to a senior member of the staff to check for unusual payments. They will investigate all payments which are unusual. और उस डे के एंड तक तमाम लिस्ट बना के चेक करवाई जाती है अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर पर्सन से, कि अगर कोई अनयूजुअल पेमेंट्स किसी को जा रही है तो वो रोक दी जाए। और ये भी वेरीफाई कर लिया जाए कि तमाम चीजें वेरीफाइड हैं, ऑथराइज्ड हैं, तो फिर आगे इसका काम करा जाए, वरना वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब मिनिमम नंबर ऑफ चेक बुक्स, जैसे मैंने आपको कहा था, आप बैंक बैंक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी आपके पास पेमेंट हो रही है, तो उस बैंक अकाउंट से आप एक बुक को फॉलो करो। यानी उस बैंक अकाउंट की जो चेक बुक होगी, एक बुक से पेमेंट करो, बजाय इसके तमाम चीजों पे आप क्या कहते हैं, बजाय इसके कि तमाम ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग अलग चेक बुक इसको रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बुक से आप क्या करोगे, चेक नंबर्स उसके ट्रेसेबल हो जाते हैं, आराम से हो जाएगा ट्रेस। और अगर सेम अकाउंट के आप मल्टीपल नंबर ऑफ बुक्स, जो चेक बुक्स होती हैं, वो ले लोगे तो उसके लिए ट्रेसेबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं 2 मिनट के लिए पहुंच जा रही हूँ, 1 मिनट में आई, जब तक आप इसको रीड करें। कंप्लीटनेस और इससे नीचे वाला मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट। जी। ठीक है। जी ठीक है।
अच्छा जी, रीड करो महानूर। जी, हाँ, क्या लिखा हुआ है कंप्लीटनेस में? इसमें तो लिखा हुआ है कि हमें ना ज़रूरी होता है कि ऑल पेमेंट्स हैं वो रिकॉर्डेड हो जाए। हम्म। वंस अगेन अगर जो पेमेंट है अगर वो रिकॉर्डेड नहीं हुई तो फिर बैंक रिकॉर्ड जो है वो टेक प्लेस ले लेगा। हम्म। ठीक है। और बैंक बैंक अगर से हमें पता चल जाएगा इन जो केस कोई एक्सीडेंट हो गया किसी वजह से, वो जैसे हमने देखा था फायर, या फिर आप कह सकते हो कोई दो तूफानी या फिर इस तरह की कोई वेदर कंडीशन हो जाती है, या फिर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है, जल जाता है, पानी में बह जाता है, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से वो रिकॉर्ड लॉस्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? वहां पे बैंक, जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको एविडेंस प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, आगे। जी आगे लिखा हुआ है जब पेमेंट क्लियर हो जाए बैंक अकाउंट में और अगर नहीं हुई तो ना ही हम्म। वो बैंक लेजर अकाउंट में होगी और ना ही बैंक स्टेटमेंट में शो होगी। ठीक है। और अच्छा जी, फिर क्या कंप्लीटनेस लिखा के हुआ है? फॉलोइंग कुछ टू कंट्रोल एंश्योर है जी। कंप्लीटनेस द फॉलोइंग कंट्रोल शुड बी इन प्लेस। इंश्योर करने के लिए कि भाई तमाम रिकॉर्ड्स कंप्लीट है, और कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, क्या क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है रेगुलर बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम्म। should take place, ठीक है। check should be issued in और जो चेक हैं वो भी should be issued in sequence and when possible only one checkbook should be used at a time. A sequence check should be carried out on a check entered in the bank general ledger account by someone other than the person who normally records them. This will ensure that no checks are missed irregular. Properly weekly examination should be made of the bank statement to ensure that all payment be direct debit and standing order have been recorded in the bank general ledger account क्या along लिखा with हुआ bank है? interest and charges. बैंक से रेगुलर बेसिस पे स्टेटमेंट जो आती है उसको आप री चेक करो, यानी रिकंसाइल करते रहो। इसके अलावा क्या लिखा जी है? चेक्स शुड बी इशूड इन सीक्वेंस। तमाम चेक्स को सीक्वेंस में आप इशू करो। वहां पे चेक नंबर होता है तो उसके सीक्वेंस आप मेंटेन कर सकते हो। एंड वेयर पॉसिबल ओनली वन चेक बुक शुड बी यूज एट अ टाइम। एक वक्त में एक ही चेक बुक यूज करो तो बेहतर है। अच्छा, सीक्वेंस चेक शुड बी कैरिड आउट ऑन द चेक्स एंटर्ड इन द कैश बुक बाय समवन अदर देन दैट पर्सन हु नॉर्मली रिकॉर्ड्स देम। ठीक है। दिस विल इंश्योर दैट नो चेक्स आर मिसिंग। हमने चेक की बात करी, सीक्वेंस चेक किसके साथ में जाना चाहिए भाई? तमाम चीजें रिकॉर्ड भी होनी चाहिए। अब आप क्या करो, जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सेम पर्सन से ना करो, हर किसी का अलग अलग ड्यूटीज असाइन करो। इससे आपकी इंश्योरिटी रहती है कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, एरर तो नहीं है इसमें। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? रेगुलरली, जी प्रोबेबली वीकली, इन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन शुड बी मेड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट टू एंश्योर दैट ऑल द पेमेंट्स बाय डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। ये हमने पढ़ा था, डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, पेमेंट में इसकी फर्क कैसे आता है। हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक अलोंग विद द बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस। ठीक है। इसको आप एग्जामिन करो। एग्जामिन कैसे होता है भाई? बैंक के थ्रू अगर पेमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली बैंक रिकंसिलिएशन आप करते रहते हो। क्लियर है यहाँ तक? जी ये क्लियर हुआ? अच्छा, जी हो रिकॉर्डिंग गया। कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्ड होता है ये हमने देखा भी था, पढ़ा भी था। कैश बुक याद है ना? जी बुक ऑफ प्राइम में किस तरह से रिकॉर्ड होता है? क्या लिखा है? एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स इन द कैश बुक विल हेल्प टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। एनालाइज करो कि किस तरह के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो मुल्क के हालात कैसे हैं।
इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, डे बाय डे आपको मिलता जा रहा है कि भाई कभी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कभी आपको नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में कभी फ्रूट्स के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखते हैं, कभी वेजिटेबल्स के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। अब अगर आपको बोला जाए कि अपने एक्सपेंडिचर को देखो और सिर्फ जरूरी एक्सपेंसेस पे खर्च करो, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब के लिए आप या फिर पढ़ाई के लिए कहीं आ जा रहे हो, तो कैब लेना छोड़ दोगे, आप कोशिश करोगे कि आप ऑटो में चले जाओ। अगर ऑटो ले रहे हो और आपके बजट टाइट है, तो आप कोशिश करते हो कि भाई मैं बस में चला जाऊं, या फिर आप कह सकते हो कि भाई कजन या भाई आपका साथ जाता है, सेम रूट है, तो आप कहते हो भाई मुझे वहां तक ड्रॉप कर देना, दोनों एक साथ चले जाते हो। अपनी कॉस्ट को बचाते हो, अपने एक्सपेंसेस पे कम खर्च करते हो। सेम इसी तरह से अगर पहले बहुत ज्यादा आप रेस्टोरेंट्स वगैरह को विजिट करते थे महंगाई की वजह से, क्या करते हो? अब उसको कम कर देते हो। तो इस तरह से आप देखते हो कि भाई आपका कहाँ कहाँ फजूल खर्च है, एनालाइज करते हो अपने एक्सपेंडिचर्स पे। इसी तरह से आप भी एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपेंडिचर को एनालाइज करते हो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ आपकी कितनी पेमेंट जा रही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? जी। क्या लिखा है? वी हैव लुक्ड एट द रिसीट्स रोल ऑफ द कैश बुक इन सम डिटेल इन चैप्टर 7, हमने पढ़ा था। उसमें आपने रिसीट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हियर वी विल एग्जामिन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। दो साइड्स होती हैं, और ये बेटा आपने शुरू में भी पढ़ा था कैश बुक में कि कौन सी साइड रिसीविंग होती है, कौन सी साइड पेमेंट की होती है। ठीक है, राइट साइड के लेफ्ट साइड, ये याद रखिएगा, अपने पास नोट डाउन करिएगा तमाम पॉइंट्स को। टू हेल्प कंट्रोल द बिजनेस वी एनालाइज द कैश बुक इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेमेंट। डिफरेंट बिजनेसेस विल डू दिस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स। किस किस तरीके से वो इसको एनालाइज करते हैं, डिपेंड करता है ना। हर एक की, जैसे हर एक इंडिविजुअल की बजटिंग अलग होती है, इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकॉर्डिंग है, यानी इंटरनल पर्पस के लिए, एक्सटर्नल पर्पस के लिए नहीं, वो भी अलग हो सकती है। उसके पर्पस यानी किस वजह से वो वजूद में आई है, वो भी अलग हो सकता है। तो उसकी वजह से उसके एक्सपेंडिचर की कैटेगरी एनालाइज करने का तरीका अलग हो सकता है। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ परचेजेस दे हैव, how often they purchase goods in each category, the way the business is split up into separate segments, how complicated the cash book may become। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है कि देखें भाई इस तरह से इन्होंने अपनी पेमेंट्स को एनालाइज करा गया। इसमें उन्होंने देखा कि कितने डिस्काउंट है। अब देखो, डिस्काउंट हमने देखा था, ट्रेड डिस्काउंट भी, कैश डिस्काउंट भी, और फिर साथ साथ हमने ये समझा था कि डिस्काउंट जो दे रहा है वो क्या है, और जो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है वो क्या है। डिस्काउंट जो ऑफर कर रहा है वो उसके लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है, और जो उसको अवेल कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उसके लिए वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया या लिया, अगर तो दिया तो आपके लिए एक्सपेंस के तौर पर आ जाएगा, सही है। और अगर आपने लिया तो वो क्या हो जाएगी, अदर इनकम के तौर पे। यहाँ पे भाई आपको डिस्काउंट रिसीव के बारे में बताया है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस में जिस कस्टमर को डिस्काउंट रिसीव हुआ, आपके लिए तो वो एक्सपेंस है, आपने यहाँ लिख लिया। इसी तरह किन किन सप्लायर्स को पेमेंट करी, अदर एक्सपेंसेस आपने देख लिए, नॉन करंट एसेट पे कितना आपने इसमें एक्सपेंस करा, ठीक है ना। और टैक्सेस वगैरह पे जी। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट आ गया। क्लियर है? सेम आपके पास जो जर्नल एंट्रीज हैं वो बनी हुई है, जब आप कर रहे होते हो, जब रिसीव कर रहे होते हो तो कौन सी बनेगी, जब पे कर रहे होते हो कौन सी बनेगी, ये मैंने आपको बताई थी। क्लियर है? टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड हमें पता है, जी। ये आप चेक के जरिए भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए आप कर सकते हो। इसको रीड कर लीजिएगा। अच्छा, पोस्टिंग कैश पेमेंट टू द जर्नल लेजर कैसे पोस्ट होती है, ये भी हमने
कॉन्सेप्ट डिस्कस करा हुआ है। तो जो चीजें डिस्कस करी हुई हैं और जो चीजें रीडिंग पर्पस के लिए हैं वो आप देख लीजिएगा एक नजर। इन केस फिर भी कोई मसला होता है तो आई एम हियर, यू कैन आस्क एवरीथिंग। कंप्यूटराइज पेमेंट कैसे होगी रिकॉर्ड? अब देखो कंप्यूटराइज सिस्टम में ये बड़ा आसान है कि आपके पास अगर तो रिसीविंग आ रही है, आपने जस्ट एक अपडेट करी और उसने इंडिविजुअल और जो कंट्रोल है उसको दोनों को अपडेट कर दिया। सेम पेमेंट के हिसाब से भी आपने सप्लायर को पेमेंट करी है तो उसका इंडिविजुअल अकाउंट भी अपडेट कर देगा और आपका जो कंट्रोल अकाउंट है वो भी अपडेट कर देगा। क्या लिखा है? इन अ कंप्यूटर सिस्टम अपडेटिंग द पेबल्स लेजर फॉर पेमेंट्स विल यूजुअली कॉज द कैश बुक टू बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड। ठीक है, आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो ये भी आप रीड कर लेना। जी। पेबल्स लेजर में कैसे रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होता है। ऑटोमेटेड क्रेडिट सिस्टम, ऑटोमेटेड क्रेडिट सिस्टम क्या है भाई? ऑटोमेटेड क्रेडिट सिस्टम्स आर यूजली मेथड ऑफ मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग पेमेंट, दे कैन सेव अ बिजनेस टाइम। ऑटोमेटेड क्रेडिट सिस्टम operate the electronic transfer of funds between accounts within the banking system. This acts as automated clearing system. When a business uses automated transfer, it sends information which will be input to the books of the business to the bank for processing. Many different businesses use automated credit system. Even small businesses can do so because their bank will help to organize the information. The most important advantage of the automated credit expense delay, sorry, credit system is that it operates with very reduced amount of paperwork. Large amounts of paperwork cause expense delay can lack a great deal in the way of security. Automated credit systems are used for processing any of the following. अच्छा देखो, ऑटोमेटेड क्रेडिट सिस्टम क्या है? आप तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हो कि भाई कौन कौन से सप्लायर्स हैं, उनके अकाउंट नंबर क्या है, उनकी तमाम इन्फो क्या है, आपने डाल दी। अब आपको इतना उसको बताना होता है कि किस टाइम पे उसको पेमेंट करनी है, तो आपके अकाउंट से डायरेक्टली उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल वो पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी चीज, पेपर वर्क भी कम हो जाता है इससे। ठीक है, और जब सबमिट हो जाएगी तो आपके पास खुद ही नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे आपके पास रिसीट या इनवॉइस आती है तो वह आपके कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के तौर पे वहां चली जाती है, जस्ट लाइक ईमेल वगैरह के थ्रू आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका पूरा प्रोसीजर है, तो जी। आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। रीडिंग पर्पस का जो ज्यादातर है वो आपके पास 9 तक मिलेगा। इसमें आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको सिर्फ रीड करनी होती है और नोट डाउन करना होता है। यहाँ तक बेटा आपका चैप्टर 9 वाइंड अप है। यहाँ कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकती हो। नहीं, सब समझ आ गया। अच्छा, जो आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगते हैं वो चैप्टर 11 है। देखने में लगते हैं लेकिन आपके होंगे नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके पास बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ भी सवाल आ सकता है इससे रिलेटेड और कहीं से भी आ सकता है। आपके पास रिकंसाइल करने का तरीका होना चाहिए कि किस तरह से रिकंसाइल करो। तो चैप्टर 11 आपका रिकंसिलेशन का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने चैप्टर जो अलग अलग करे 16 कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा था। आप देखते थे कि इंडिविजुअल में अगर कोई एरर है तो कंट्रोल में आपने सही करना है, या फिर सॉरी, अगर इंडिविजुअल में एरर है तो इंडिविजुअल को कैसे सही करना है, कंट्रोल में एरर है तो उसको कैसे सही करना है। अगर कोई चीज आपकी रह गई है तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपका बैंक रिकंसिलिएशन भी सेम इसी तरह से है। उसके बाद आपका चैप्टर 10 पेटी कैश के हवाले से। तो दोनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो जहां बच्चे घबरा जाते हैं कि मिस इसको कैसे करना है, उसको कैसे करना है। तो बहरहाल समझने के लिए आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आ रही हैं देखो। बैंक रिकंसिलिएशन आपको समझना है, फॉर्मेट के तौर पे आपने समझना है, और साथ साथ उसके ट्रांजैक्शंस पे गौर व फिक्र करना है। सेम इसी तरह से हमने इंडिविजुअल और कंट्रोल की बात भी करी थी। रीडिंग पर्पस के लिए जो जो चीजें आ रही थी वो मैंने आपको बताई हैं।
उससे रिलेटेड आपके पास जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैलकुलेशन बेस इतना नहीं आ सकते, लेकिन देखो एआई की बात आ जाती है तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन रीडिंग पर्पस एक अलग चीज आ जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीज आपको वहां से आसानी से ग्रैप हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन बेसिस पे बचा के फंस जाता है। तो इस वजह से थोड़ा आपने उन चीजों को अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करनी है, और फिर टेस्ट मॉक के लिए आपने तैयार हो जाना है। क्लियर है? इंशाल्लाह फिर 10 और 11 पे आ जाएंगे, इसके बाद जी हमारा ये कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ठीक है जनाब। फिर भी इन केस कोई आपके पास क्वेरी हो जी इस क्लास के दौरान, अगली क्लास के दौरान आप मुझसे पूछ सकती हो। ठीक है।